नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है बजट बिग एंड बोल्ड आइडियाज़। इसमें हम बातचीत करेंगे कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है, खास तौर पे मार्केट की। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, काफ़ी उठापटक है और एक बहुत ही शानदार जर्नी अब तक वो 2021 में तय करते हुए आया है और अब वित्त वर्ष के हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जो बजट आने वाला है उसको लेकर के बहुत सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं मार्केट की होंगी कि सरकार की तरफ से क्या ऐलान वो सुनना चाहते हैं जिससे उनको और आगे ग्रोथ करने में मदद मिले। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो तीन बहुत ही खास मेहमान हैं उनसे आपको मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ अमीषा वोरा जी हैं जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभुदास लीलाधर की हैं, बहुत ही जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही दो हमारे साथ बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने फंड मैनेजर्स हैं। सौरभ मुखर्जी जी हैं जो फाउंडर हैं मार्सिलस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के, और इसके साथ ही विकास खेमानी जी हैं जो फाउंडर हैं कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट को लेकर के बाजार क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, क्या सोच रहा है, उसको क्या क्या सुनना अच्छा लगेगा, क्या सुनना वो नहीं पसंद करेगा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेडी फर्स्ट, अमीषा जी आप बताइए कि वो दो चीज़ें क्या हैं जो आप बजट में सुनना चाहती हैं। आई थिंक यहाँ से आगे चलते हुए हमें धीरे धीरे फिस्कल कंसोलिडेशन ग्रेजुअली पर करना पड़ेगा। एंड लास्ट 2 साल से डाइवेस्टमेंट के कुछ भी टारगेट रखने के बावजूद और बहुत सिंसियर मेहनत करने के बावजूद भी हम डाइवेस्टमेंट टारगेट शायद पहुंच नहीं पाए हैं। पर फिर भी माय फर्स्ट दिस थिंग विल बी कि हमें फिस्कल कंसोलिडेशन के तरफ थोड़ा स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो ये बार जो 6.8, 6.9 का फिस्कल डेफिसिट है, अगर वो 6.2, 6.4 आए तो वो एक राइट डायरेक्शन होगा। और दूसरा मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो लेना बजट में शायद बहुत जरूरी है, वो है इंडिया जो बॉन्ड्स है वो ग्लोबल इंडेक्स में आने के लिए हमें थोड़े टैक्स चेंजेस की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये सबको काफी टाइम से पता है, पर ये बजट में आ जाना जरूरी है क्योंकि आने के बाद इंप्लीमेंटेशन का भी एक प्रॉपर टाइम साइकिल रहेगा। और जिस तरह से ये फिस्कल डेफिसिट जो पहले हम 3-3.5% रखते थे ऑफ जीडीपी और अब जो 6-6.5% और उससे भी ज्यादा है, तो वो बाहर के इन्वेस्टर का फ्लो आना जरूरी है हमारे कंट्री की बॉन्ड यील्ड को ठीक रखने के लिए। और बॉन्ड यील्ड की भी मार्केट में बहुत कनेक्टिविटी है ऑन इकोनॉमी ग्रोथ एज वेल एज ऑन पीई एंड इक्विटी मार्केट। तो मुझे लगता है ये दो ब्रॉडली मैं देखूंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है बहुत सारी अच्छी चीजें जो वो कर ही रहे हैं, बजट में भी कर रहे हैं, बजट के बाहर भी कर रहे हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू रहेगी। पीएलआई स्कीम या डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्कीम है और बहुत सारे सेक्टर्स को ये दी गई है। सौरभ, आपको इस वक्त अगर हम थोड़ा नज़र डालें बाज़ार में, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हमने दिखाई और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए, और वो इसलिए भी क्योंकि बहुत सारा पैसा सिस्टम में आया, सस्ता ब्याज मिलता रहा जिससे ग्रो करती रही कंपनीज और प्रॉफिट अच्छा खासा बना और अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छा हल्का किया, उन्होंने डेट कम किया। सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो ग्रोथ को पुश करते रहें और आरबीआई के सामने चैलेंज है कि वो रेट नीचे रखें। अब ये दोनों के बीच में थोड़ा सा एक सामंजस्य इस समय मुश्किल दिखता है। कई बार हम लोग सवाल पूछते भी हैं कि ये कैसे चलेगा। तो आपकी क्या इच्छा है जो आप सुनना चाहेंगे इस बजट में? देखिए, पहली बात तो आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट में कुछ खास उम्मीद बजट से रही नहीं है। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हमारा देश बड़ा फ्री मार्केट इकोनॉमी बन गया है, $3 ट्रिलियन का फ्री मार्केट इकोनॉमी है। बजट का हम ओवरऑल सरकारी खर्चे का देखें या सरकार का कैपेक्स में योगदान देखें, काफी छोटा है हिंदुस्तान में, इसलिए बजट का इम्पैक्ट 24 घंटे 48 घंटे रहता है, उसके बाद एवरीबडी कंटिन्यूज विद देयर लाइफ। तो इसलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए, ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए बजट के आसपास। और जैसे आपने काफी अच्छी तरह से समझाया और जैसे अमीषा जी ने बोला भी, मेरे ख्याल से सरकार के पास रीगल रूम, मैन्यूवरिंग का रूम बहुत ही कम है।
90% डेट टू जीडीपी है। जैसे आप बोल रहे हो फेड रेट हाइक शुरू करने वाली है, इसलिए फिस्कल कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा। मनीषा जी ने भी बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन उसके साथ साथ दो साल आ रहे हैं जहाँ पे भारी इलेक्शन है, एक के बाद एक धनाधन बड़े बड़े स्टेट इलेक्शन है, तो गरीबों की तरफ खर्चा तो बढ़ाना पड़ेगा ही। सो मार्केट को खुश करने की जगह खास है नहीं सरकार के पास। और जैसे मैंने समझाया, बजट का जो अहमियत है, बजट की अहमियत है, लास्ट 10-15 साल में काफी कम हो गई है, क्योंकि हमारा देश एक बड़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी बन चुकी है। मेरा जो ख्याल है कि सरकार दो चीजें की कोशिश करेगा। एक तो प्रो पुअर स्पेंडिंग बढ़ाएगी, बिकॉज साफ नजर आ रहा है कोविड के प्रहार के बाद सोसाइटी के निचले वर्गों में, लो इनकम कैटेगरीज में एक पिटाई आई है। आप बाइक डिमांड देखें, एनआरईजी अपटेक देखें, साफ समझ आ रहा है कि लो इनकम कैटेगरीज में स्पेंड बढ़ाने की सरकार की एक जरूरत रहेगी। और उस खर्चे को मीट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यूज विच इज प्राइमरीली डिसइन्वेस्टमेंट, इसके बारे में और बात की जाएगी। कॉमकॉर हो, बीपीसीएल हो, एयर इंडिया जैसे कई और प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल से सरकार बात करेगी। मोटा मोटी ये मेरे ख्याल से कॉन्टूर्स हैं, बट मार्केट को ज्यादा उम्मीद, ज्यादा एक्सपेक्टेशन बजट की रखनी नहीं चाहिए। रिगल रूम सरकार के पास खास है नहीं आज। तो ज़्यादा उम्मीद ना रखें, एक्सपेक्टेशंस अगर नीचे रखेंगे और ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा खुश होंगे। क्या मिलेगा ये तो खैर हम लोग देखेंगे भविष्य में। विकास, आपको लगता है कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जैसे कोविड की वजह से काफ़ी खर्च करना पड़ा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रूम बचता नहीं है। आइडियाज़ के तौर पे तो हो सकता है कि काफ़ी बड़ी प्लानिंग वो रखे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रखती मुझे। आप बताइए, आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि ये एक बिग आइडिया हमको सुनाई पड़े तो बाजार को इन द टर्म्स ऑफ कि ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा? आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से, 5-6 वर्षों से बजट की अहमियत धीरे धीरे बाजार में कमी हो रही। पहले एक बहुत बड़ी अहमियत रखता था, क्योंकि बजट से काफी कुछ अनाउंसमेंट्स होते थे, स्पेशली कोई भी क्षेत्र को बढ़ावा देना होता है, टैक्स रिलेटेड होता है, या कोई भी रिफॉर्म होता है। अभी कुछ अच्छी बात ये हो रही है कि पिछले वर्षों से सरकार बजट का वेट नहीं करती, थ्रू द ईयर वो जो भी अनाउंसमेंट करने होते हैं, सुधार लाने होते हैं, वो लाते रहते हैं। तो उस हिसाब से इनकी जो अहमियत बजट की है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसका अभी खाली एक 2-3 चीजों से अहमियत थोड़ी इस मार्केट इस तरह से देखता है कि भाई, एक तो आप किस तरह से सरकार फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की सोच रही है, उनके टैक्स कलेक्शंस के एस्टिमेट क्या है, जो कि एक ग्रोथ का थोड़ा सा आइडिया देता है। और तीसरा, उसको खर्चे को किस इकोनॉमी के डायरेक्शन में उसको खर्चा करने के लिए, सो रेजिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिंग, उसकी भी अब देखें तो नीति बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट की बजट में मोर और लेस फिक्स ही रहती है कि सोशल सेक्टर में पिछली बार देखेंगे तो बजट में उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी बढ़ाया था, सोशल में कम किया था, जिसका शायद इस बार रूरल के अंदर डिमांड में इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये थोड़ा सा किस तरह से सरकार का रुझान ज्यादा रहता है। सो मैं तो मानना चाहूंगा कि जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ से सरकार खर्चा करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करेगी, उसके मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत होते हैं और वो इन्फ्लेशनरी भी कम होता है। बाकी सरकार को हमेशा बैलेंस करके ही चलना पड़ता है, सोशल वेलफेयर एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है कि इस बजट में कोई बहुत बड़ा सरकार के पास ऐसा लीवे भी है और ऐसा कोई प्लान नहीं कि वो बहुत बड़ा मटेरियल चेंज हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा। क्योंकि अभी इलेक्शन है तो थोड़ी सोशल वेलफेयर की स्पेंडिंग के ऊपर ज्यादा बढ़त हो सकती है। और डाइवेस्टमेंट का टारगेट जो है जनरली मार्केट देखता है, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि उसमें अभी मार्केट को फेथ कम है, क्योंकि वो कभी मीट होता नहीं है, तो इसलिए वो एक नंबर देखना जरूर पसंद करता है। बाकी मेरा ये मानना है कि बाजार में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बजट को लेके है नहीं। कुछ जो है एफडीआई को रिलेटेड अनाउंसमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर एक्सपेक्टेड है, अगर वो होते हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि बजट में बहुत ज्यादा बाजार को लेके उतार चढ़ाव होने की संभावना कम है। ओके, तो मोटे मोटे नंबर्स पे बाजार नहीं करा। तो विकास, एक सवाल आपसे और यही पे मैं ले लेता हूँ कि जैसे आप करें कि कुछ सेक्टोरल अनाउंसमेंट हो, जैसे पिछली बार उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसे रखे, फिर डिफेंस में बढ़ाया, नल से जल लेके आए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ किया। तो वो कौन से सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि जहाँ पे अनाउंसमेंट ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत भी है और इन्वेस्टमेंट आने की संभावना भी दिखती है? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडली सभी जगह, जैसे कि सरकार का, जैसे आपने बताया तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड खर्चा करेंगे उतना अच्छा है इकोनॉमी के लिए, राइट। और टू गिव क्रेडिट टू गवर्नमेंट हर बार इसके ऊपर बढ़ावा ही दिए जा रही है। तो इसलिए
इस बजट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि नल से जल का पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, गवर्नमेंट पॉलिटिकली अनाउंस करती है, तो ऐसा नहीं कि नल से जल का एक ही साल में होना है, ये 5 साल 10 साल के प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनके ऊपर एक छोटा एलोकेशन होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे प्रोग्राम रोल आउट होते हैं उनके एलोकेशन बढ़ते जाते हैं। तो आई एम श्योर इस बार भी होगा। मैं ये जरूर देखना चाहूंगा, मार्केट के हिसाब से नहीं, पर एजुकेशन के ऊपर सरकार कितना एलोकेशन करती है, कितना खर्चा करती है, मुझे लगता है वो एक स्ट्रक्चरल बहुत बड़ी जरूरत है। मैं हर बजट में देखता हूँ, इस बार भी देखना चाहूंगा कि सरकार का एलोकेशन उसके उसके प्रति क्या है। वो मेरे लिए बहुत ही मैं स्ट्रक्चरली उसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ। बाकी आई थिंक दूसरा, रूरल इकोनॉमी में इस बार कितना स्पेंड करेंगे वो एक दूसरा शायद शॉर्ट टर्म डिमांड के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि थोड़ा बहुत मार्केट में इम्पैक्ट कर सकता है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज इस बार हो सकता है थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन का एग्रेसिव नजर रेट भी सरकार दे सकती है, कि कलेक्शन का टारगेट भी सरकार दे सकती है, और क्योंकि सरकार का उसमें माइंडसेट भी नजर आएगा कि क्या जो जीएसटी की रेट 11.5% की एवरेज हो गई है उसको बढ़ाने का भी वो उसका पता चलेगा। हो सकता है शायद जीएसटी की रेट अगर एग्रेसिव टैक्स कलेक्शन होंगे तो सरकार के माइंड में जीएसटी का टैक्स रेट बढ़ाने का शायद विचार हो सकता है। तो ये से अंदेशा मिल सकता है। जी अमीषा मैम, आपने डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र किया और उसमें कई सारे कंपनीज जो है बहुत थी, जैसे बीपीसीएल एक बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुए। अभी पता नहीं वो सब्सिडी का क्या फॉर्मेट रखेंगे, बिडिंग भी नहीं हुई और ड्यू डिलिजेंस भी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे पूरा सिस्टम जो है, कुछ कोविड के रीजंस थे या कुछ और इनर्शिया रही होगी, ठल गए। अब एक तरफ कैपेक्स की हम लोग बात करें, सरकार खर्चा खूब करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब लगाए, तो फिर ये फिस्कल का नंबर हम कैसे रोक पाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा मैम अभी। देखिए, उन्होंने 2-3 और ढांचे बनाए हैं, जैसे कि एनएचएआई के जो भी रेडी प्रोजेक्ट्स है उसको कैसे इन्वेट स्ट्रक्चर में डालें और पैसा वहां से ही रेज कर लें, सो दैट रोड एज एनी अदर एसेट यूज्ड बाय द पब्लिक एंड ओन्ड बाय द पब्लिक, वो एक मीडियम उन्होंने जो 2-3 साल से टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से या 4-5 साल से कहीं ना कहीं वो इन्वेट करके भी टैक्स स्ट्रक्चर बैठ नहीं रहा था, आई थिंक वो पूरा स्ट्रीमलाइन किया है। एंड फोकस ये रहना चाहिए कि काफी सारी बंडल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स डाइवेस्ट करें और उनसे रिसोर्सेस आए जो वापस इन्वेस्ट हो जाए। अब उसके अलावा एलआईसी का इश्यू तो है ही, हमें पता है, मदर ऑफ ऑल इश्यूज, with need participation from I think every Indian who has a demat account to make it successful. तो मुझे लगता है कि in terms of idea and innovation they are there. We as market participants and observers have to still see, हमको और देखना है कि इसका कुछ implementation हो। तो वापस शायद बजट में नंबर आएंगे और हम थोड़े से क्वेश्चन मार्क से वो नंबर को देखेंगे, बट आई एम वेरी होपफुल that this time they will get at least 50-60% right, not like every year just 20% right, in terms of the divestment target. सौरभ जी, नंबर्स की हम लोगों ने काफ़ी बात की, सेक्टोरल हमने बात की, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि बाजार कुछ चीज़ों की उम्मीद लगा के बैठता है, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वो फिस्कल डेफिसिट होता है। एक तरफ हम कहते हैं कैपेक्स भी करो, दूसरी तरफ हमें कहता है कि नहीं, डेफिसिट भी थोड़ा आपको कम रखना चाहिए। सवाल मेरा यहाँ पे है कि क्या सरकार कुछ ऐसे बिग आइडियाज़ या आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आपको लगता है कि ला सकती है जिससे इस समस्या से निपटा जा सके? जैसे टैक्स का कलेक्शन उनके हिसाब से काफ़ी बढ़ रहा है, जीएसटी रेसलाइजेशन हुआ तो वो भी ठीक ठाक अब 1 लाख करोड़ के ऊपर स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस अमानत में खयानत हो जाता है चुनाव, तो एक पॉपुलिस्ट बजट भी बनाने की कोशिश की जाती है। तो क्या बाजार इन सब चीज़ों को डिस्काउंट करके इस समय बैठा हुआ है? देखिए, आई थिंक जो अगर आप बिग आइडियाज की बात कर रहे हो, 2 तरीके से सोचने चाहिए। पहला तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में क्या किया जाए। अगर आप मैथ्स, मोटा मोटी सिंपल सा मैथ्स करो, मानो कि $200 बिलियन पे एलआईसी की वैल्यूएशन आएगी आईपीओ पे, अगर 5-10% इस साल बेचा गया, सो दैट अमाउंट्स टू बेस्ट पार्ट ऑफ से 10 से $20 बिलियन, मतलब 70,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़।
वो काफी बड़ी रकम है। वो इस साल का फिस्कल डेफिसिट नंबर को सरकार को आराम से मीट करने देगा। सो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब से लेके फाइनेंशियल ईयर एंड में, मतलब अगले 60 दिन में LIC की IPO हो सकती है नहीं, एंड देन इसी का नेक्स्ट ट्रांच अगले साल सरकार कर सकती है। अगर LIC का IPO इस साल सक्सेसफुल हो गया और अगले साल फिर और एक ट्रांच बेचा गया, उससे इमीडिएटली डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को बड़ा सा पुश मिल जाता है। और अगर अब इसके ऊपर अगर सरकार और एक एसेट बेच पाए, वो कॉन्कोर हो, BPCL हो, IDBI बैंक हो, डिटेल्स बाद में आगे सरकारी रिवील करेगी, बट LIC प्लस वन मोर, इस साल सिर्फ LIC और अगले साल LIC प्लस वन मोर, वो सरकार को आराम से 1.5% ऑफ GDP का किकर दे सकती है। नाउ इसका खर्चा कहाँ होगा, जैसे आप बोल रहे हो, विकास जी ने भी सजेस्ट किया, मेरे को भी लग रहा है कि जिस प्रकार से इलेक्शन का एजेंडा बन रहा है, जिस प्रकार से कोविड का इम्पैक्ट रहा है लो इनकम स्ट्राटा पे, जाहिर है कि इसका खर्चा होगा निचले वर्गों पर, और वो NREG के माध्यम से हो या किसी प्रकार का यूनिवर्सल बेसिक इनकम आए, वो डिटेल्स आई थिंक सरकार एक्सप्लेन करेगी। बहुत ही आश्चर्यजनक होगा अगर लो इनकम स्ट्राटा के लिए कोई नए प्रोग्राम की घोषणा ना की जाए। थोड़ा सा डर किस बात का है? डर इस बात का है कि सरकार CGT के बारे में कुछ करेगी या नहीं। सब अखबार में हर रोज खबर आती है कि कितने सारे डीमैट अकाउंट हो गए, तिगुना हो गए डीमैट अकाउंट के नंबर्स, रिच पीपल हैव मेड इतना मनी इन द बुल मार्केट। तो ये सारे खबर एक्चुअली काफी डेंजरस हैं, और उससे एक आशंका पैदा हो जाती है कि शायद CGT का रेट 5% से ऊपर कर दिया जाए। वो मेरे ख्याल से काफी काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बिकॉज आपको LIC का इशू भी कराना है तो CGT क्यों बढ़ाओगे, बट वो एक मेरे ख्याल से वो एक टेल रिस्क है जिसकी आई थिंक फिक्र हम सबको है। फिस्कल मेजर्स भी बहुत लिए गए, कोविड से लेकर अब तक के मॉनेटरी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन डिमांड अभी उस लेवल पे नहीं आ रही है, वो साफ दिखता हम लोगों को। तो एक क्या उपाय सरकार करे कि जिससे डिमांड पुश हो? मेरा इशारा शायद थोड़ा बहुत इनकम टैक्स की तरफ है, क्या उसमें कोई ट्विक की जरूरत है? मोस्ट ऑफ अस हम मान रहे हैं कि जो रिकवरी इंडिया में हो रही है ना, वो के शेप्ड हो रही है। जो बड़े हैं वो बहुत अच्छी तरह से बड़े हो रहे हैं, उनको ये लो इंटरेस्ट रेट, एक्सेस लिक्विडिटी, टेक्नोलॉजी सब हार्नेस करके अपना बिजनेस बढ़ाना आता है, जबकि जो नीचे का SME MSME है वो कोविड के बाद खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन जनरल इंडिया टैक्स रेट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। जैसे कि आप नया कोई कैपेक्स करते हो तो वो कंपनी को तो खाली 15% ही टैक्स लग रहा है, हम कॉर्पोरेट सेक्टर को खाली 25% टैक्स लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो सब में जनरल में हमें जरूरत है, बट जो SME MSME है उनको थोड़ा रिवाइव करने के लिए कहीं पर कोई इंटरेस्ट ब्रेक दे या तो कहीं पर टैक्स ब्रेक दे फॉर सम टाइम, वो मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। बिकॉज एक बात तय है कि लास्ट 12 से 15 महीने में ये गवर्नमेंट ने प्रो बिजनेस, प्रो इकोनॉमी कंप्लीट इमेज बना दिया है। अभी हम किसी को भी ऐसा डाउट नहीं है कि वो कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे बिजनेस या बिजनेस सेंटिमेंट को या इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को सेंटिमेंटल नेगेटिविटी आ जाए या तो एक्चुअल तकलीफ आ जाए। ऐसा कोई रिग्रेसिव स्टेप नहीं लेंगे, ऐसा बिलीफ है, पर थोड़ा प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ लिटिल फैसिलिटेशन मुझे लगता है कि MSME SME के लिए जरूर आएगा। जी सौरभ जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि इस समय जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो फेडरल रिजर्व की ओर देख रहे हैं या दिल्ली की ओर देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली की ओर देखना, मैंने जैसे बोला 24 घंटे की बात होती है। हमारे देश में लोग काफी जल्दी सुनते भी हैं और काफी जल्दी भूल भी जाते हैं। फेडरल रिजर्व वाली कहानी ऑब्वियसली अगले 1-2 साल चलेगी। अगर आप किसी भी इकोनॉमिक रिकवरी को देखें, 2003 से 2008 की रिकवरी देखें, टिपिकली रिकवरी के पहले साल के अंत में रेट हाइक शुरू होती है, मार्केट थोड़ा सा वॉबल करता है, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी और 2-3 साल बरकरार रहती है। तो इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट सीख गए हैं कि रिकवरी, पहले रेट हाइक का आना मतलब रिकवरी शुरू हो गई है। पहले रेट हाइक का ये मतलब नहीं कि बुल मार्केट खत्म हो जाएगी। पहले रेट हाइक का ये मतलब है कि रेट हाइक का साइकिल शुरू हुआ है, ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स एक साथ ऊपर चलते रहेंगे। वो माहौल मेरे ख्याल से अब जो बन चुका है ये बरकरार रहेगा अगले 2-3 साल, और RBI और हम सब लोग इंडिया में कुछ हद तक इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे कि फेडरल रिजर्व धीरे धीरे जो 2% रेट हाइक, 2% 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गिरा था यूएस का
कोविड वाले साल में 2020 में वो 2% का मेरे ख्याल से 1-1.5% अनवाइंड करेगी। जहां तक बजट की बात है, जैसे मैंने बोला 24-48 घंटे की बात है, वी विल गेट बैक टू वर्क एज बिजनेस एज यूजुअल आफ्टर दैट। ओके, तो हमारे तीनों ही एक्सपर्ट का ये मानना है कि बजट को लेकर के बाजार उम्मीद में ज़रूर रहता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट भी करता है, समझता भी है। सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं और डेफिनेटली फेड की जो पॉलिसी है उसका भी असर रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। हम लोग बजट के दिन एक बार फिर से इस पे चर्चा करें, क्या मिला, क्या उसका एनालिसिस और हो सकता है। सौरभ सर, अमीषा मैम, विकास जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में।